चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी चैप्टर के गद्य खंड के हम लोग 9वें चैप्टर को देखने वाले हैं। देखिए 9वें चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक है नामवर सिंह। तो प्रगीत और समाज क्या, इसके बारे में हम लोग सारी बातें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लेखक परिचय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखो, प्रगीत और समाज के लेखकों ने नामवर सिंह है, तो नामवर सिंह के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो जीयनपुर के बनारसी के उत्तर प्रदेश में हुआ है, यूपी में, ठीक है ना। इनके माता का नाम वागेश्वरी देवी है और पिता का नाम नागर सिंह है। और देखी जाए तो इनका गुरु का नाम, मतलब इनका जो टीचर था, जो गुरु था, उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बहुत सारे उनकी कहानी पढ़े होंगे, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यदि इनकी रचनाओं की यदि बात करी जाए तो बालकम खुद, छायावाद, पृथ्वी राज, रासों की भाषा, इतिहास और आलोचना, नई कहानी, नए कविता का नए प्रतिमान, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना रही। इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कविता का नए प्रतिमान पर। दूसरी, परंपरा का खोज, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, ऐसे बहुत सारी इनकी क्या रही, रचनाएं रही। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो कविता का नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और यह जो निबंध लिया गया, आलोचना वाला निबंध, ये आलोचना है, ठीक है ना, बात विचार से संबंधित है। यह जो निबंध लिया गया है, ये वाद विवाद संवाद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? वाद विवाद संवाद से लिया गया। तो इस तरह से आपका लेखक परिचय क्लियर हो रहा है। अब जरा सा इस चैप्टर्स की ओर आते हैं। देखो बाबू, ये चैप्टर आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, ये कोई कहानी नहीं कि आप सिंपली इसको समझ जाएंगे। इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। दिमाग प्रयोग नहीं करेंगे, एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो, प्रगीत और समाज, तो इसमें पहले कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। प्रगीत समझो, पहले चैप्टर का नाम है प्रगीत। पहले गीत जानो। गीत का मतलब क्या होता है? गाया हुआ, मतलब जिसको गा सकते हैं, वही तो गीत कहलाता है। और प्रगीत का मतलब ऐसा गीत जिसको सुनने के बाद मनुष्य जो है ना, अंदर से एकदम समझो कि कुछ अलग तरह की फीलिंग होने लगे, वो होता है प्रगीत। मतलब प्रगीत जो होता है ना, मतलब वो एकाकीपन की भावना मनुष्य के अंदर मतलब फूट फूट कर डाल देता है। ऐसा गीत जिसमें मनुष्य खुद की कहानी को दर्शाए, खुद के अपने नाट्य धर्मी को दर्शाए, वह कहलाता है प्रगीत, ठीक है ना। गीत का मतलब कुछ भी गा दिए, लेकिन प्रगीत का मतलब अपनी कहानी को दर्शाना होता है। और समाज का मतलब समझते हैं, आपका जो सोसाइटी है उसको हम लोग समाज कहते हैं। अब इस चैप्टर क्या चीज़ पढ़ा है तो वो हम लोग जानेंगे। देखो, इस चैप्टर में कुछ मुख्य तथ्य है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आत्मपरक काव्य, मतलब ये कोई कहानी नहीं है, इसमें कुछ काव्यों की रचना की है। मतलब पहले के जो लोग थे, बड़े बड़े काव्य लिखा करते थे, और आज जो कविताएं काव्य आ रही है वो सब छोटी छोटी आ रही है। बस इसी बातें में है, इसी के बारे में आपको जानना है। देखो, पहले जानते हैं आत्मपरक काव्य क्या होता है। आत्मपरक काव्य क्या होता है? देखो बाबू, आत्मपरक काव्य में क्या होता है कि मतलब आत्मीयता और एकत्रितता को दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है कि खुद की कहानी मतलब दर्शाई जाती है। किसमें? आत्मपरक में। मतलब एक ऐसा काव्य जिसको सुनने के बाद, मतलब एक ऐसा काव्य जिसको सुनने के बाद मनुष्य के मतलब बाहर, मनुष्य के अंदर एकाकीपन का भावना उत्पन्न हो। आत्मपरक काव्य, जैसे आप कोई कोई सुनते होंगे, कोई गीत सुनते होंगे, सुनने के बाद जैसे मतलब हमारे अंदर जोश पैदा हो जाता है, वही आत्मपरक काव्य। तो ऐसा काव्य मीन्स कविता होता है। ऐसा कविता मतलब जो हमारे अंदर एकाकीपन की भावना उत्पन्न करे, जिसको सुनने के बाद हम अपने आप में परिवर्तन कर सके, वह कहलाता है आत्मपरक काव्य, ठीक है ना। उसके बाद वस्तुपरक नाट्य धर्मी काव्य। वस्तुपरक काव्य क्या होता है? तो वस्तु जो परक काव्य होता है किसी विषय वस्तु पर आधारित होता है, लेकिन आत्मपरक काव्य वो किसी मनुष्य पर, किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। यानी आत्मपरक काव्य जो होता है ना, वो व्यक्तिगत काव्य हो गया। लेकिन वस्तुपरक नाट्य धर्मी काव्य क्या होता है कि ये क्या होता है? किसी विषय पर, किसी वस्तु पर आधारित होता है। तो सिंपल सी भाषा में ध्यान दी जाए तो आत्मपरक काव्य किसे कहते हैं? तो ऐसा काव्य जो किसी व्यक्ति पर आधारित हो, जो सुनने के बाद एकाकीपन की भावना उत्पन्न कर दे, उससे हम लोग आत्मपरक काव्य कहते हैं। और वस्तुपरक नाट्य धर्मी काव्य, ऐसा काव्य जो किसी वस्तु पर, किसी विषय पर आधारित हो, उससे हम लोग वस्तुपरक काव्य कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में खासकर अंतर दोनों से ही होता है। ये दोनों प्रबंध काव्य ही होता है। प्रबंध काव्य का मतलब लंबा लंबा होता है, ये पूरा लंबा लंबा काव्य होता है। जैसे रामायण हो गया, रामचरितमानस हो गया, ये छोटा मोटा काव्य थोड़ी, ये सब प्रबंध काव्य है। जितनी भी लंबी लंबी कविताएं होती है उस सबको हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं, प्रबंध काव्य की श्रेणी में देते हैं। प्रबंध काव्य क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। अभी इतना जानिए कि आत्मपरक काव्य और वस्तुपरक काव्य में क्या अंतर है। तो सिर्फ
मंचन का मतलब अंतर पड़ता है। क्या होता है कि आत्मपरक काव्य में मंचन उंचन नहीं होता है, स्टेट मंचन समझ में आ रही है ना। लेकिन नाट्य धर्मी जो काव्य होता है इसमें स्टेट का प्रयोग होता है, इसमें मंचन होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं अपनी अभिनय को दिखाते हैं। मतलब इसमें नाट्य धर्मी काव्य वस्तुपरक नाट्य धर्मी काव्य में हमें कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आत्मपरक काव्य में क्या करते हैं अपनी कहानी को दर्शाई जाती है। दोनों सेम ही होता है, मतलब दोनों आदर्श का है, दोनों प्रबंध काव्य ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ मंचन का होता है। क्वेश्चन करता भी है कि आत्मपरक काव्य और वस्तुपरक नाट्य धर्मी काव्य में क्या मतलब क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर सिर्फ मंचन है। क्या मंचन का है कि आत्मपरक काव्य में स्टेट मंचन नहीं होता है, स्टेट शो नहीं होता है, लेकिन इसमें स्टेट शो होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग अभिनय करके, जैसे नाटक उटक देखिए, फिल्म देखते, इस फिल्म सबका है वो नाटक है, तो उसमें मनुष्य क्या करता है मंचन करता है, वहां पर आकर अपनी कला दिखाता है, अभिनय पेश करता है, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो समझ में आ गई होगी आत्मपरक काव्य और वस्तुपरक काव्य। आगे मुक्तक काव्य। देखो ऐसी कविता जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वो किसी रूप में आधारित नहीं हो। जैसे मान लो कि रामचरितमानस की बात करते हैं, तो रामचरितमानस एक दूसरे पर आधारित है। अगर एक पंक्ति भी बीच से निकाल दी जाए तो रामचरितमानस छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो पूरी तरह से मुक्त हो वह कहलाता है मुक्तक काव्य, ठीक है ना। जैसे मान लो कि सोने का हार ले लीजिए, तो सोना का हार जो होता है ना, चाहे चांदी का हार सोना का हार जो भी है, सोना का हार आप ले लीजिए। अब सोना का हार का एगो गुच्छा निकाल लेते हैं, तो सोना का हार का यदि एगो गुच्छा आप निकाल लेंगे तो वो मुक्तक काव्य हो जाएगा। लेकिन उसके पूरे समूह की यदि बात करेंगे, हर गुच्छों की बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रबंध काव्य कहलाएगा। प्रबंध काव्य में क्या होता है गुच्छों मतलब क्या होता है उसके कण का एक मतलब गुच्छा बनता है पूरा, मतलब सोना मतलब जो हीरा बनता है, जो ये आपका माला बनता है, ठीक है ना। उस माला में क्या होता है कि तरह तरह की सोना लगा होता है ऐसे, ठीक है ना। आप देखे होंगे समझिएगा, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मिलकर बना होता है ना, ठीक है ना। हर ऐसे ना होता है, ऐसा नहीं बना होता है। तो इसका एक है जो भाग निकाल लेंगे ये मुक्तक काव्य हो जाए। क्यों? क्योंकि मान लो इसको निकाल लेते हैं तो न तो इसके आगे आपका हार का कण मिलेगा और न पीछे मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब ये पूरी तरह से मुक्तक काव्य हो गया। लेकिन जब बहुत सारे मतलब उसके गुच्छों का क्या करेंगे, बहुत सारे कणों का हम लोग यदि हार बनाते हैं, बहुत सारे हार सोने के टुकड़े ले लेकर ऐसे ऐसे मिलाकर बनाते हैं, तो ये होता है प्रबंध काव्य, ठीक है ना। यहाँ पर सब मुक्तक काव्य का मतलब ऐसा काव्य जो हर रूप से स्वतंत्र हो, मतलब न तो उसके आगे कोई काव्य हो और नहीं वो पीछे उसके काव्य हो, यानी ऐसा काव्य जो किसी पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम लोग मुक्तक काव्य कहते हैं। अब देखो मुक्तक काव्य जो होता है ना दो प्रकार का होता है, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक होता है, ठीक है ना। गेय मुक्तक और कौन सा होता है, पाठ्य मुक्तक होता है। अब गेय मुक्तक का मतलब जिसको गाया जा सके, तो गाना में हम लोग क्या करते हैं भाव प्रकट करते हैं। और पाठ्य मुक्तक का मतलब हो गया जिसको पढ़ा जा सके, उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, मतलब अपने विचार को दिखा रहे हैं, अपने किसको दिखाते हैं, विचार को। तो इसका मतलब ये होता है कि जो गेय मुक्तक होता है वो भाव रहित होता है, उसमें भाव मतलब दिखाया जाता है। और जो आपका ये होता है जो पाठ्य मुक्तक होता है इसमें विचार को सिर्फ मतलब डाली जाती है। तो ध्यान देखो, ये चैप्टर समझने के लिए ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं समझेंगे कुछ आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए बाबू देखो सारी बातों को ध्यान से समझो, बेसिकली समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो मुक्तक काव्य का मतलब हो गया ऐसा काव्य जो पूरी तरह से क्या हो, स्वतंत्र हो, वही मुक्तक काव्य कहलाता है। अब मुक्तक काव्य कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक होता है। तो गेय मुक्तक का मतलब जिसको गाया जा सके, जिसमें भावनाओं को दर्शाया जा सके, उसे गेय मुक्तक कहते हैं। और पाठ्य मुक्तक का मतलब होगा जिसमें जिसको पढ़ा जा सके, जिसमें विचार डाली जा सके, जिसमें विचारों को पढ़ा जा सके, वो कहलाता है पाठ्य मुक्त, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रबंध काव्य। देखो बुआ, प्रबंध काव्य का मतलब ऐसा काव्य जो पूरी तरह से गुच्छा हो, बहुत बड़े काव्य। प्रबंध काव्य का मतलब बहुत बड़ा काव्य, जैसे कामायनी हो गया, जैसे रामचरितमानस हो गया, ठीक है ना, जैसे विनय पत्रिका हो गया। मतलब कहने का मतलब कि जो सबसे बड़ा काव्य कविता है, बड़े बड़े कविताओं को हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे देखो इसमें तरह तरह का गुच्छा मिल मिल के हार को तैयार किया, तो ये आपका प्रबंध हो जाएगा, प्रबंध काव्य हो जाएगा, ठीक है ना। प्रबंध काव्य में क्या होता है, एक दूसरे पर सब डिपेंड होता है। थोड़ा सा यदि उसमें से निकाल देंगे ना तो उस छिन-भिन्न हो जाएगा पूरा। अब मान लो एक गुच्छा निकाल देंगे यहाँ से हार का, तो छिन-भिन्न नहीं हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा का पूरा। तो ये जो होता है ना, जो प्रबंध काव्य होता है एक दूसरे पर निर्भर होता है। बताएं रामचरितमानस का एक भाग भी आप निकाल देंगे तो पूरी तरह से छिन-भिन्न हो जाएगा, वो रामचरितमानस नहीं हो जाएगा। तो रामचरितमानस, कामायनी, ये सब प्रबंध काव्य है। तो ऐसा काव्य जो बहुत लंबा हो,
उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं। आज़ादी से पहले जितना भी कविताएं लिखी जाती थी वो सब प्रबंधे काव्य था। आचार्य यहाँ पर नाम एक लिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी क्या किए थे, सब प्रबंध काव्य लिखे थे। यहाँ पर नागा अर्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, ये सब प्रबंध काव्य के प्रेमी थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो है ना नई कविताएं आ गई, छोटी छोटी कविताएं आ गई, ठीक है। तो प्रबंध काव्य समझ में आ रही है, ऐसा काव्य जो बहुत लंबा हो, जो बहुत बड़ा हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। अब प्रबंध काव्य भी दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य, खंड काव्य, ये सब क्या होता है, बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है ना, बहुत लंबा लंबा, तो ये प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य समझ में आ गई कि ऐसा काव्य जो बहुत बड़ा हो, उस हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझिए, आत्मपरक काव्य का मतलब जो मतलब ऐसा काव्य जिसमें व्यक्ति की मतलब अवस्था को दर्शाई जाती है, यानी ऐसा काव्य जिसमें व्यक्ति के कहानी को दर्शाई जाती है, उसे आत्मपरक काव्य कहते हैं। इसको सुनने के बाद मनुष्य अपने अंदर जोशीला महसूस करता है। और वस्तुपरक नाट्य धर्मी काव्य क्या होता है कि यह किसी वस्तु पर चाहे किसी विषय पर आधारित होता है, उसे हम लोग वस्तुपरक नाट्य धर्मी काव्य कहते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ मंचन का होता है, स्टेज शो का होता है। पहला आत्मपरक काव्य में स्टेज शो मतलब मंचन नहीं होता है, और इसमें मंचन का काम होता है। अब मुक्तक काव्य का मतलब ऐसा काव्य जो स्वतंत्र हो, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। और ये दो प्रकार, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं, वो होता है आपका गेय मुक्तक, इसमें भावनाओं को दर्शाई जाती है। और पाठ्य मुक्तक का मतलब हो गया जिसको पढ़ा जा सके, जिसमें विचारों को पढ़ा जा सके, तो इसमें विचार महत्वपूर्ण होता है। और प्रबंध काव्य का मतलब ऐसा काव्य जो बहुत बड़ा हो, उसे हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं। आज़ादी से पहले बहुत सारे जो लेखक थे वो सब प्रबंध काव्य लिखने का काम करते थे। प्रबंध काव्य दो प्रकार की होती है, कौन कौन सा, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, देखिए प्रगीत जानते हैं, चैप्टर्स का नाम है प्रगीत। तो स्टार्टिंग में मैं बताया था, देखो गीत का मतलब गाया हुआ, प्रगीत का मतलब ऐसा गीत जिसमें मनुष्य खुद अपनी भावना को, अपनी कहानी को दर्शाता है, उससे हम लोग प्रगीत कहते हैं, ठीक है ना। प्रगीत का मतलब क्या होता है, प्रगीत का मतलब होता है कि ऐसा गीत जिसमें मनुष्य खुद की कहानी को दर्शाता है, खुद की अवस्था को दर्शाता है, उससे हम लोग प्रगीत कहते हैं। देखो प्रगीत मतलब क्या होता है, प्रगीत का मतलब गाना हो गया। कुछ ऐसे गाना निकले हैं, संगीत निकले हैं, जिसको सुनने के बाद मनुष्य अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करता है। अब जैसे मान लो तुमको कोई लड़की छोड़ दिया, अब उस समय क्या होगा ना, एकदम सैड जब सॉन्ग सुनेगा तो मतलब दिल पर जो है ना अलग तरह की फीलिंग होती है। तो वही है कि अगर सोचो गीत नहीं होती तो क्या होता है इस संसार में, मतलब संगीत का यदि रचना ही नहीं हुआ होता तो इस संसार का क्या होता। बड़ी सोचनीय बात है। ये जो संसार है ना संगीत पर ही चल रही है, ठीक है ना। गीतों का बहुत ज़्यादा योगदान है। मनुष्य जब कभी टूट जाता है तो कुछ ऐसे ऐसे संगीत सुनता है, गीत सुनता है, प्रगीत सुनता है कि वह फिर जोशीला अपने आप को महसूस करता है, ठीक है ना। तो प्रगीत का अर्थ होता है मतलब ऐसा गीत जो किसी व्यक्ति पर आधारित हो, उसे हम लोग प्रगीत कहते हैं। प्रगीत सुनने के बाद मनुष्य अपने आप को जोशीला महसूस करता है। आगे देखो, आगे पुरानी कविता और नई कविता। अब देखो लेखक कहते हैं पुरानी कविता और नई कविता में बहुत डिफरेंस आ गई है। तो पुरानी कविता प्रबंध काव्य थे, मतलब लंबे लंबे काव्य थे, लेकिन नई कविता बहुत छोटा छोटा। आप कविता बहुत सारे सुने होंगे, मतलब बहुत सारे, मैं एक दो नाम बता रहा हूँ, इस चैप्टर का नहीं बता रहा हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। देखो कहने का मतलब क्या है कि अब जो नई कविताएं आ रही है वो बहुत छोटी छोटी रह रही है, लेकिन छोटी छोटी होने के बाद भी उसका अर्थ इतना बड़ा बड़ा निकल रहा है और वो मनुष्य पे इतना जल्दी प्रभाव डाल रहा है कि कहा नहीं जा सकता है। तो पुरानी कविताएं प्रबंध कविताएं थी, मतलब लंबा लंबा कविताएं थी, लेकिन नई कविताएं छोटी छोटी कविताएं हो रही है, लेकिन वह मनुष्य के जीवन पर, उसके समाज पर बहुत ज्यादा अपना प्रभाव डाल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काव्य आदर्श। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो प्रबंध काव्य, मतलब उनका आदर्श क्या था, प्रबंध काव्य। वो जो भी कविताएं लिखते थे वो प्रबंध काव्य, मतलब बहुत बड़का काव्य लिखते थे, बहुत बड़का कविता लिखते थे। कौन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काव्य आदर्श था वो प्रबंध काव्य आदर्श था, ठीक है ना। मतलब ये सुख भी जताते हैं कि जो आजकल की जो आधुनिक युग के लेखक आ रहे हैं, कविताएं आ रही है, मतलब जो आजकल के लेखक है वो छोटी छोटी कविताएं लिख रहे हैं। इसी कारण से बोलते हैं कि मैं जो छोटी छोटी कविताओं को लेखक है मैं उसको आदर्श काव्य के रूप में नहीं गिनने वाला हूँ। मतलब ये शोक जताते हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शोक जताते हुए कहते हैं कि आजकल के कवि लेखक जो है ना वो सब अच्छे नहीं है। इसलिए अच्छे नहीं है, छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं। टाउन में जैसे जाएंगे लड़कियां छोटी छोटी कपड़ा पहनती है, और सही इहो बोलते हैं कि छोटी छोटी क्या करते हैं, कविताएं लिख रहे हैं, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन नामवर सिंह कहते हैं कि प्रबंध काव्य से ज्यादा जो वैल्यू है ना आजकल के नई कविताओं का वैल्यू है।
क्यों? क्योंकि प्रबंध काव्य को पढ़ने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास फुर्सत नहीं है। अब मान लो कि रामचरितमानस लोग पढ़ने बैठेगा तो पढ़ते रह जाएगा ना। आज छोटी छोटी कविताएं जब आदमी पढ़ेगा तो उसका टाइम भी बचेगा, उससे कुछ सीख भी लेगा। तो छोटी छोटी कविताएं जो है ना मनुष्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। कौन बोलते हैं? नामवर सिंह जो इसके लेखक है वो बताते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो आजकल के कवि आ रहे हैं वो छोटी छोटी कविताएं लिखकर प्रबंध काव्य की दशा को बिगाड़ दिए हैं। मैं इन सबसे क्या हूँ? असंतुष्ट, तो बहुत ज्यादा दुखी हूँ। कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो काव्य आदर्श के रूप में, आदर्श काव्य के रूप में जो आजकल की नई जो कविताएं आ रही है उसको अपनी श्रेणी में ये नहीं लेते हैं, दुख जताते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्यों जताते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि प्रबंध काव्य बहुत लंबा होता है, उसमें मनुष्य की एक एक पॉइंट, एक एक बातों को दर्शाया जाता है, उसके जीवन क्षेत्र को दर्शाया जाता है। लेकिन जो नई कविताएं हैं उस कविताओं में पूर्णतः नहीं दर्शाई जाती है मनुष्य की व्यथा को, मनुष्य की चेतों को पूर्णतः नहीं दर्शाई जाती है। जैसे रामचरितमानस है उसमें राम की एक एक बातों को दर्शाई गई है। तो उतना लंबा पढ़ने के लिए आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। इसी कारण से लोग जो है ना नई कविता की सराहना कर रहे हैं, नई कविता का बहुत जल्दी विकास हो रहा है। ये सब 20वीं सदी का कविता है। तो समझ में आ गई? आगे देखो कला का सिद्धांत। देखो कला का सिद्धांत यही है कि बड़ी कविताओं का बहिष्कार कर देना और छोटी छोटी कविताओं को अपने समाज में लाना। मतलब छोटी कविताओं को वैल्यू देना और बड़ी कविताओं का बहिष्कार कर देना कला का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई कला का सिद्धांत क्या है? तो कला का सिद्धांत का मतलब हो गया बड़ी बड़ी कविताओं को छोड़कर छोटी छोटी कविताओं को अपनाना, वो कहलाता है कला का सिद्धांत। आगे चलते हैं। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का क्या स्थान है? हिंदी कविता का यदि इतिहास देखी जाए तो उसमें गीत का क्या स्थान है? तो देखो यहाँ पर कहते हैं नामवर सिंह कि अगर सोचो हिंदी कविता में अगर गीत नहीं होता तो इस संसार का क्या होता? जैसा आप बातचीत चैप्टर जब पहले पढ़े थे तो वही क्वेश्चन था कि यदि मनुष्य नहीं बोलता तो इस संसार का क्या होता? तो वही बोलते हैं कि इस संसार में देखी जाए तो गीत का बहुत ज्यादा योगदान है। गीत नहीं होता तो मनुष्य अपने आप को जोशीला महसूस नहीं करता, और जब मतलब जोशीला महसूस नहीं करता तो आदमी नष्ट हो जाता जो कहते हो। तो कहते हैं कि यदि मान लो कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम मतलब लेखक मानी जाए, का प्रथम कवि मानी जाए हिंदी का, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रगीत है, प्रगीत का मतलब उदय ही गीत से हुआ है। किससे हुआ है? उदय ही गाना से हुआ है। कौन कहते हैं? नामवर सिंह कहते हैं कि यदि विद्यापति कवि को हम लोग क्या करते हैं? हिंदी का पहला कवि मानते हैं, तो इसका मतलब यही है कि गीत का उदय किससे हुआ? मतलब प्रगीत का उदय गीत से हुआ है, गाना से हुआ है। ठीक है ना? तो बातें समझ में आ रही है? हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का क्या स्थान है? तो बस देखो हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का बहुत ज्यादा स्थान है। यदि प्रगीत नहीं होता तो शायद मनुष्य अपने आप को ऊपर उठा नहीं पाता। प्रगीत का मतलब गाना का बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे आप कोई गाना सुनते होगे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, मतलब गाना सुने ना, मतलब तेरी उंगली पकड़ के चला, कहने का मतलब कुछ ऐसा गाना होता ना, सुनने के बाद देखिएगा आप कभी कभी गाना सुनिएगा, ये सब जो पुराना गाना, आजकल नया गाना मत सुनिएगा, ये सब गाना अलग टाइप का आ रहा है, ये सब सुन के दिमागे आपका खराब हो जाएगा। नया का जो हीरो निकाल रहा है सब पुराना गाना आप सुनिएगा, उसको सुनने के बाद आदमी एक अलग तरह का महसूस करता है। तो प्रगीत का हम लोग के जीवन में बहुत ज्यादा स्थान है। उसको सुनने के बाद हम लोग जो है ना अपने आप को ऊंचा महसूस करते हैं, उठा हुआ महसूस करते हैं, जोशीला महसूस करते हैं, पूर्णतः समझते हैं कि फिर जोशीला हो गए। अब मान लो क्या होता है, कभी कल पढ़ाई से दिल टूट जाता है तो क्या करते हैं, कान में हेडफोन लगाकर कुछ गाना वाना सुन लेते हैं, फिर जोशीला हो जाते हैं, जोश भर जाता है आदमी के अंदर। तो हिंदी इतिहास में प्रगीत का गाना का बहुत ज्यादा योगदान है। ये नहीं होता तो शायद मनुष्य अपने आप को लो लेवल से हाई लेवल पर नहीं लाता, मतलब मनुष्य अपने आप को टूटा सा महसूस करता है। इसलिए प्रगीत का हिंदी में बहुत ज्यादा योगदान है। और ये भी बातें कहते हैं यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाएगा तो इसका मतलब है कि जो प्रगीत का मतलब उत्पत्ति हुआ वो गीत से ही हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है यहाँ पर कि आधुनिक प्रगीत जो है ना काव्य, वो भक्ति काव्य से अलग है। जो आजकल का जो कविताएं आ रहा है वो भक्ति काव्य से बहुत ज्यादा भिन्न है, आपको ये बताना है। तो देखिए देखने में बहुत ज्यादा है। जो पहले के कवि हुआ करते थे वो भक्ति कवि मतलब भक्ति काव्य लिखते थे, भगवान से संबंधित बहुत ज्यादा काव्य लिखते थे। लेकिन आजकल के जो काव्य है वो भक्ति काव्य नहीं लिखते हैं। हाँ, उनका काव्य जो होता है भक्ति वाला नहीं होता है, लेकिन उस काव्य के द्वारा मनुष्य अपने आप को बहुत ज्यादा विकसित कर लेता है। जैसे मैंने अभी बताया कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये काव्य भक्ति काव्य नहीं है, लेकिन इस काव्य को सुनने के बाद मनुष्य कुछ ना कुछ क्या करता है, अपने आप को उठल सा महसूस करता है, जोशीला महसूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मतलब अगर तू जिंदा है तो कोशिश कर,
कोशिश करके स्वर्ग को भी धरती पर लाने का काम करे। तो मतलब कहने का मतलब है आधुनिक जो कविताएं हैं, आधुनिक जो काव्य हैं, आधुनिक जो कविताओं की रचना करी गई है वह जो होती है ना वो भक्ति वाला काव्य नहीं है, लेकिन मनुष्य को क्या करता है, एकाकीपन लाता है, मनुष्य को मतलब मनुष्य को जोशीला बनाने का काम करता है। लेकिन पहले का जो काव्य हुआ करता था वो सब भक्ति काव्य हुआ करता था। जैसे में एग्जाम्पल मीरा को ले लो, कबीर दास को ले लो, सूरदास को ले लो, तुलसीदास को ले लो, ठीक है ना। ये सब जो थे ना ये सब प्रबंध काव्य थे, ये सब भक्ति काल के काव्य थे, मतलब भक्ति से संबंधित काव्य की रचना करते थे। तो आजकल की जो कविताएं हैं भक्ति काव्य से पूर्णतः अलग है। क्यों? क्योंकि आजकल की कविताओं में भक्ति नहीं दिखाई देती है। हाँ, भक्ति नहीं दिखाई देती है, लेकिन आत्मीयता, केंद्रीयता, ये सारी चीजें दिखाई देती है। आजकल की कविताओं को सुनने के बाद मनुष्य अपने आप को जोशीला महसूस करता है। ठीक है, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की यदि बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की यदि बात करते हैं हम लोग, तो मैथिली शरण जो गुप्त है, ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण जो गुप्त का काव्य था, इनका भी काव्य प्रबंध काव्य था। इनका भी काव्य कैसा था? प्रबंध काव्य का मतलब लंबा लंबा बड़ा बड़ा काव्य था। किनका? मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है ना। आगे त्रिलोचन की यदि बात करते हैं तो त्रिलोचन का जो काव्य था वो बड़ी सोचने वाली बात आ रही है कि त्रिलोचन का जो काव्य था वो क्या करते थे, मनुष्य के जीवन को चित्र के द्वारा, रंग बिरंग चित्र के द्वारा दर्शाते थे। ठीक है ना। किसके द्वारा? रंग बिरंग चित्र के द्वारा दर्शाते थे। मतलब इनका जो काव्य था वो आत्मपरक काव्य था, किसी व्यक्ति पर आधारित था। किनका? त्रिलोचन का। उसमें मनुष्य के जीवन, प्रकृति के सौंदर्य को रंग बिरंग से चित्र के द्वारा दर्शाते थे। मतलब त्रिलोचन का जो काव्य था वो आत्मपरक काव्य था, किसी व्यक्ति पर, किसी विशेष वस्तु पर आधारित था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नागा अर्जुन का काव्य। तो देखो दोस्तों, नागा अर्जुन का जो काव्य था, उनका जो काव्य था वो एक जो था ना, समझो कि जो नागा अर्जुन का काव्य था वो प्रबंध काव्य में ही गिना जाएगा। दोनों वही है, त्रिलोचन चाहे नागा अर्जुन, इन सभी का जो काव्य वो प्रबंध काव्य में ही आता था। लेकिन इनका जो काव्य था ना त्रिलोचन का, वो आत्मपरक काव्य, क्योंकि वो किसी मतलब मनुष्य के जीवन पर आधारित रहता था। उसमें रंग बिरंग चित्र वाला मतलब काव्य दर्शाया जाता था। लेकिन नागा अर्जुन के काव्य में रंग बिरंग चित्र नहीं हुआ करता था, वह किसी विषय वस्तु पर आधारित हुआ करता था। ठीक है ना। मतलब इसमें जो है ना नागा अर्जुन के जो काव्य हुआ करते थे वो किसी विषय, नाट्य धर्मी काव्य कहा जा सकता है। मतलब किसी विषय पर आधारित हुआ करता था। किनका? नागा अर्जुन का काव्य। ठीक है। यदि मुक्ति बोध की बात कही जाए तो मुक्ति बोध को लेखक कहते हैं नामवर सिंह, कि मुक्ति बोध जो गजानन माधव जो मुक्ति बोध है, जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक है। अब इनके बारे में, मुक्ति बोध के बारे में कहते हैं लेखक कि ये जो कविता रचना किए थे, इनको अब क्या करना कि अपनी कविताओं पर पुनर्विचार करने की फिर से आवश्यकता है। कहने का मतलब है इनकी कविताओं में उतना केंद्रीयता, आत्मीयता नहीं दिखाई देती है, लेकिन हाँ जब दिखाई देती है ना तो सबको तोड़ के रख देती है, छीन बीन करके रख देती है। कहने का मतलब कोई लड़का होता है साफ बोलता ही नहीं है, जब बोलना स्टार्ट करता है तो चुपे नहीं होता है। और सही मुक्ति बोध का था। लेखक कहते हैं कि इनकी जो कविताएं हैं, इनको अपनी कविताओं पर जो है ना, इनको कविताओं पर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। किनको? मुक्ति बोध को। क्योंकि इनकी कविताओं में आत्मीयता, केंद्रीयता उतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब दिखाई देता है तो ये सारे कविताओं को तोड़ के रख देते हैं। मतलब कुछ ऐसे कविताएं जिसमें आत्मीयता, केंद्रीयता साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना। इसी कारण से बोलते हैं, कौन? नामवर सिंह बोलते हैं कि मुक्ति बोध को अपनी कविताओं पर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके कविताओं में आत्मीयता, केंद्रीयता ये सब नहीं दिखाई देता, केंद्रीयता नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना। आगे मित कथन और अति कथन का मतलब क्या? देखो, मित कथन का मतलब सब कम शब्दों में ज्यादा बोलना, और अति कथन का मतलब हो गया अधिक बोलकर कम समझाना। ठीक है ना। तो मित कथन का मतलब हो गया, लेकिन आगे मित का मतलब होता है कम। तो मित कथन का मतलब कम शब्दों में ज्यादा समझाना, ज्यादा बातें बोल देना। और अमित कथन का, अति कथन का मतलब होगा ज्यादा बोलकर कम समझाना। कम शब्द मतलब ज्यादा कथन बोल देना, लेकिन कम मतलब चीजें समझाना। तो क्वेश्चन करता है कि मित कथन अति कथन से ज्यादा शक्तिशाली है। तो देखो, मित लिखना है कि मित कथन का मतलब होता है कम शब्दों में ज्यादा समझाना है। इसी कारण से मित कथन जो होता है ना, अति कथन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी जो 14 पॉइंट मैं लिखा हूँ, देख सकते हैं, इसी 14 पॉइंट पर आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। हालांकि मैं बता दिया था कि ये कोई कहानी नहीं है जिसको आप समझ सकते हैं, ये क्या एक आलोचना है, ये एक निबंध है। इसको समझने के लिए आपको अपना तर्क बुद्धि लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो इन पॉइंटों को यदि आप समझ जाते हैं, इनको अपने दिमाग में बैठा कर सोचते हैं इन पर, तो सारी जो कविता, इनकी जो निबंध है, ये प्रगीत और समाज पूर्णतः आपको बेसिकली याद हो जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आपका प्रगीत और समाज वाला चैप्टर क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।